अटल जी की सरकार जब गई तो 8.4 पे छोड़ के गई थी। ये जाएंगे तो 4.8 पे छोड़ के जाएंगे। तो हम लोगों को वहीं से शुरू करना होगा। तो कहते हैं कि भाई आपको तो अटल जी का विरासत संभालनी है तो फिर वैसे ही होना करना है। खैर, ये कोई बहुत बड़ी कठिन बात है ऐसा मुझे नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी का ये भाषण 27 फरवरी 2014 का है, जब वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इंडिया इकोनॉमिक कन्वेंशन 2014 में उन्होंने जो कहा वो अगले 10 साल में पूरा किया। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। 2014 से 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास को आकार दिया, देश के हर नागरिक की विकास से जान पहचान कराई। आज रियल स्टोरी के इस एपिसोड में हम आपको इन 10 सालों में हुए विकास की सुंदर तस्वीर दिखाएंगे और साथ ही आजादी से 2014 तक की सरकारों के दौरान हुए विकास की रियल स्टोरी भी दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं देश की अर्थव्यवस्था के विकास की रियल स्टोरी से। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में लोकसभा चुनाव के समय कहा था, यूपीए की सरकार अर्थव्यवस्था को ठीक वैसे ही छोड़कर गई। 2014 में जीडीपी $2 ट्रिलियन से थोड़ा ज्यादा थी। मोदी सरकार के दौरान 2023 में ये करीब $4.25 ट्रिलियन है। अगर कांग्रेस की कार्यगति से आर्थिक विकास होता तो 2023 तक जीडीपी सिर्फ $2.33 ट्रिलियन तक पहुंचती और $4.25 ट्रिलियन तक पहुंचने में तो कांग्रेस की सरकार को 2014 से 57 साल और लग जाते। इसी तरह 2014 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $309 बिलियन था। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 2023 तक ये सिर्फ $355 बिलियन तक पहुंच पाता, लेकिन मोदी सरकार की 9 साल की कार्यगति में ये $595 बिलियन पहुंच गया। जो काम मोदी सरकार ने 9 साल में किया वो करने में कांग्रेस को 2014 से 62 साल और लग जाते। एफडीआई के मामले में 2014 से 2023 का समय स्वर्ण काल है। इस दौरान एफडीआई $596 बिलियन हो गया, जो यूपीए शासन में 2005 से 2014 के बीच एफडीआई की आमद से 2 गुना है। टैक्स कलेक्शन की भी बात कर लेते हैं। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के दौरान कुल टैक्स कलेक्शन 19 लाख करोड़ रुपए हुआ था, जबकि मोदी सरकार के 9 साल में 2014 से 23 तक ये 70 लाख करोड़ रुपए हुआ है। और ये संभव हुआ जीएसटी जैसी पारदर्शी व्यवस्था की वजह से। 9 साल में टैक्स कलेक्शन में 260% की उछाल में जीएसटी का असाधारण योगदान रहा। जीएसटी के बाद 2017-18 से 2022-23 की अवधि में कर संग्रह में 1.22% का उछाल दर्ज किया गया। जीएसटी से पहले 2012-13 से 2015-16 की 4 साल की अवधि में कर संग्रह मात्र 0.72% था। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी और इस बढ़त ने देश के मध्यम वर्ग की औसत आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित की। वित्त वर्ष 2014 में एक मध्यम वर्ग भारतीय की औसत आय सालाना 4,40,000 थी। मोदी सरकार के 9 साल में मध्यम वर्ग के दिन बदल गए। वित्त वर्ष 2023 में उसकी सालाना औसत आय बढ़कर 13 लाख रुपए पहुंच गई। और ये ऐसे ही नहीं हो गया। मोदी सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए कि मध्यम वर्ग की कमाई और बचत बढ़े। नौकरी के अवसरों में वृद्धि, बेहतर बचत सुनिश्चित करने वाले आधुनिक कर कानूनों ने मध्यम वर्ग की सहायता की। आय बढ़ी तो इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या भी बढ़ी। 2013-14 की बात करें तो सिर्फ 3,36,00,000 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों का आंकड़ा 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 7,41,00,000 हो गया। आपको यूपीए सरकार के दौरान फरवरी 2014 में पी चिदम्बरम द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट के बारे में बताती हूँ। इस अंतरिम बजट में कुछ रचनात्मक लेखा जोखा किया गया। घाटे को कृत्रिम रूप से कम करने के लिए उन्होंने तेल और उर्वरकों पर सब्सिडी के 2013-14 के भुगतान को अगले वर्ष के लिए टाल दिया। लेकिन आज चीजें अलग हैं। राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए वास्तव में राजकोषीय घाटा कम किया गया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था आज जिस ऊंचाई पर है उसका श्रेय बहुत हद तक मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया को जाता है। वित्त वर्ष 2013-14 में डिजिटल लेन देन सिर्फ 127 करोड़ रुपए था और आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी के समय में सिर्फ 2023 में डिजिटल लेन देन 18 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसके अंतर्गत यूपीआई बना, जिसके माध्यम से आज भारत में दुनिया का 40% से अधिक रियल टाइम ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो चीन, अमेरिका जैसे कई बड़े देशों से बहुत आगे है।
यूपीआई की सक्सेस स्टोरी ऐसी है कि फ्रांस, यूएई, भूटान जैसे कई बड़े देश उसे अपनाने के लिए आतुर हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता का प्रमाण यह है कि डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए और सरकार ने इन्हीं 10 सालों में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए भी बचाए। आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगी कि जनवरी 2014 में कांग्रेस सरकार ने एलपीजी सब्सिडी पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि वो चुनाव हार सकते हैं। एक जमाना था जब राजीव गांधी कहते थे कि सरकार के खजाने से निकला 1 रुपया लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में 1 पैसे की भी चोरी नहीं होने दी गई। शायद यही है मोदी की गारंटी और सबका साथ सबका विकास। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से निकलकर नियो मिडिल क्लास में शामिल हुए हैं। ये पूर्ण सत्य है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ। विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प से संभव हुआ है। आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने से हुआ है। एक बड़ा सवाल है कि कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में रहने वाले लोग गरीब क्यों हैं? इस सवाल का उत्तर बहुत ही आसान है। गरीब इसलिए हैं कि पहले की सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, लेकिन गरीबी हटाने के लिए कुछ नहीं किया। गरीबों को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा। अब सड़क को ही लीजिए। 2014 तक देश के सिर्फ 55% गांव ही सड़कों से जुड़े थे। अगर कांग्रेस इसी गति से काम करती तो 2023 तक सिर्फ 63.2% गांव सड़क से जुड़ पाते। लेकिन मोदी सरकार के दौरान 2023 तक 99% गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 99% के आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें 2014 से 54 साल और लगते। अब बात करते हैं ग्रामीण स्वच्छता कवरेज की। साल 2001 में ये 22% थी, 2011 में 31% और 2014 में बढ़कर 39% तक पहुंची। अगर इसी गति से कांग्रेस ग्रामीण स्वच्छता पर काम करती तो 2023 तक ये प्रतिशत 44.8 तक ही पहुंच पाता। लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज को 100% कर दिया है, जिसे करने के लिए कांग्रेस को 2014 से 105 साल का समय लगता। इसके अलावा जन जन की बैंकों तक पहुंच ने गरीबों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया है, लेकिन यहाँ भी पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। आजादी के बाद 63 सालों में यानी 2011 तक देश के सिर्फ 40% लोग ही बैंकों से जुड़े थे। 2014 तक ये प्रतिशत 53 पहुंचा और 2017 तक उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ये प्रतिशत 80 को पार कर गया। ये आर्थिक विकास की सक्सेस स्टोरी है, जिसमें डिजिटल भारत का बहुत बड़ा योगदान है। डिजिटल भारत एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया, एक नया विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। टेक्नोलॉजी ने भारतीय नागरिकों तक महत्वपूर्ण सेवाओं को पहुंचाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया, जिसमें नागरिकों की पहचान, बैंकिंग, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य, वंचितों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाना और बहुत कुछ शामिल है। इन्फोसिस के अध्यक्ष और UIDAI यानी आधार के संस्थापक अध्यक्ष नंदन नीलेकणी का कहना है कि इससे भारत के लोगों को जो भी 9 वर्षों में मिला है वो पारंपरिक तरीकों से पाने में 47 साल लग जाते। अब LPG को ही ले लीजिए। वर्ष 2014 तक सिर्फ 14.5 करोड़ परिवारों के पास ही LPG कनेक्शन था। जिस गति से कांग्रेस ने देश के नागरिकों को LPG कनेक्शन दिया तो 2023 तक भी 16.7 करोड़ परिवारों को ही LPG कनेक्शन उपलब्ध होता। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? उज्ज्वला योजना शुरू की, जिसके माध्यम से सिर्फ 8 साल में 10 करोड़ गरीब परिवारों की रसोई में मुफ्त LPG कनेक्शन पहुंचाकर 2023 तक इस संख्या को 33 करोड़ तक पहुंचा दिया। कांग्रेस का शासन होता तो 33 करोड़ तक पहुंचने में उन्हें 2014 से 84 साल का समय और लगता। मोदी सरकार की गवर्नेंस की कई विशेषताओं में एक है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। साथ ही देश की ऊर्जा मांग की पूर्ति के लिए बिजली की उपलब्धता में वृद्धि सुनिश्चित की, जिससे देश के गरीबों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ। आंकड़े कहते हैं कि 2014 तक ग्रामीण नागरिकों के नसीब में बिजली 24 घंटे में सिर्फ 12.5 घंटे ही आती थी। अब 2023 में 22.5 घंटे देश के गांव रोशन रहते हैं। एक जमाना था कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में सड़ते अनाज की खबर हमें हताश करती थी। सुप्रीम कोर्ट कई बार कांग्रेस सरकार को निर्देश देती थी कि आप ये अनाज गरीबों में बांट दें, पर कांग्रेस सरकार ने ऐसा कोई प्रयास कभी नहीं किया। आज 80 करोड़ देशवासियों को मोदी सरकार मुफ्त अनाज दे रही है। गरीबों के विकास के बाद बात करते हैं अन्नदाता की खुशहाली की। अन्नदाता यानी किसान खाद्य सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। किसानों की उन्नति से ही देश की उन्नति सुनिश्चित होती है। सेठ साहूकारों के कर्ज के तले दबे किसान मोदी सरकार में आजादी की सांस ले रहे हैं। पिछले 1 दशक में मोदी सरकार ने किसानों के लिए बैंक से लोन को आसान बना दिया, जिससे संस्थागत ऋण दोगुना से अधिक हो गया है।
आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2003-04 में किसानों का संस्थागत लोन सिर्फ 86,981 करोड़ रुपए था। 2013-14 में बढ़कर ये 7.3 लाख करोड़ तक पहुंचा, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में सेठ साहूकारों की दुकान लगभग बंद ही हो गई। 2022-23 में किसानों को 18.5 लाख करोड़ का लोन दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, 2012-13 में एनएसएस के 70वें राउंड के मुताबिक प्रति किसान परिवार की मासिक औसत आय 6,426 रुपए थी। 2018-19 में एनएसएस के 77वें राउंड के अनुसार आय बढ़कर 10,218 रुपए हो गई है। खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 2013-14 में ये 265.05 मिलियन टन था, जबकि मोदी सरकार के दौरान 2022-23 में ये 330.53 मिलियन टन रहा। मत्स्य उत्पादन 2013-14 में 95.79 लाख टन रहा, जबकि मोदी सरकार के दौरान 2021-22 में बढ़कर 162.48 लाख टन हो गया। दुग्ध उत्पादन 2014-15 में 146.3 मिलियन टन था। 2022-23 में मोदी सरकार के दौरान ये 230.58 मिलियन टन पर पहुंच गया। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के 9 साल में दुग्ध उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में अकेले भारत का योगदान करीब 23% है। 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बात क्रिस्टल क्लियर थी, वो ये कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही भारत को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ा सकता है, और उन्होंने देश के आधारभूत ढांचे के निर्माण में पूरा जोर लगा दिया, जो पहले की सरकारों ने नहीं किया या बहुत ही धीमी गति से किया। आंकड़े कहते हैं कि वर्ष 2013-14 में भारत में सिर्फ 91,287 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। अगर 2023 तक कांग्रेस की गति से सड़क निर्माण का काम होता तो आज हमारे पास 1,04,911 किलोमीटर रोड होती। और अब मोदी सरकार की गति देख लीजिए, 2022-23 में 1,45,240 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ, यानी 2013-14 में प्रतिदिन 11.6 किलोमीटर रोड बनाई जा रही थी, जबकि 2022-23 में प्रतिदिन 28.3 किलोमीटर रोड बनाई गई। अब अगर 4 लेन हाईवे की बात करें तो 13-14 में 18,371 किलोमीटर निर्माण हुआ। 2023 तक कांग्रेस सरकार 4 लेन हाईवे बनाती तो 21,113 किलोमीटर बना पाती, और मोदी सरकार के स्तर तक पहुंचने में कांग्रेस सरकार को 2014 से 96 साल का समय लगता। वो इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने सिर्फ 2023 में 44,654 किलोमीटर 4 लेन हाईवे का निर्माण किया। कांग्रेस सरकार के दौरान 2014 में सिर्फ 353 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जा सका, जबकि मोदी सरकार के दौरान 2023 में 3,106 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कराया गया। हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण में 700% से ज्यादा की वृद्धि ने मोदी सरकार के विकसित भारत विजन को सुनिश्चित किया। रेलवेज के इलेक्ट्रिफिकेशन में भी मोदी सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की। इसे कुछ ऐसे समझिए, 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तब सिर्फ 610 आरकेएम रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हुआ। अगर 2014 के बाद भी यूपीए की सरकार रहती तो 2022-23 तक सिर्फ 710 आरकेएम रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाता, लेकिन मोदी सरकार ने बिजली की तेजी से रेलवेज के विद्युतीकरण का काम किया। 2022-23 में 6,565 आरकेएम रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। विद्युतीकरण के बाद अब रेलवे ट्रैक के निर्माण की भी रियल स्टोरी आपको दिखाते हैं। 2013-14 में यूपीए सरकार के दौरान 1610 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 2022-23 में 5,243 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 9 साल में रेलवे ट्रैक के निर्माण में 225% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन रेलवे क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की परिचायक है। सिर्फ रेलवे ही नहीं, मोदी सरकार ने हवाई क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया। आपको शायद पता होगा कि आजादी से 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। अगर कांग्रेस की सरकार 2023 तक रह भी जाती तो ये संख्या सिर्फ 85 तक ही पहुंच पाती, लेकिन मोदी सरकार ने त्वरित गति से एविएशन क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2023 तक भारत के पास 148 एयरपोर्ट हैं। कांग्रेस के काम करने की गति ऐसी थी कि अगर उन्हें 148 एयरपोर्ट बनाने होते तो 2014 से और 67 साल लग जाते। भारतीय पोर्ट्स के कार्गो क्षमता की भी बात कर लेते हैं। 2014 में ये क्षमता 1400 मिलियन टन प्रतिवर्ष थी। 2023 तक कांग्रेस का राज होता तो ये क्षमता खींचतान के लगभग 1600 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो जाती, लेकिन मोदी सरकार ने इस क्षमता को पंख लगा दिए और 2023 में भारतीय पोर्ट्स के कार्गो हैंडलिंग की क्षमता 2600 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई। कांग्रेस सरकार की कार्यगति में यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें 2014 से 57 साल और लग जाते।
हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प का इंजन है और इस युवा का ईंधन शिक्षा है। इसलिए पीएम मोदी ने युवाओं की ईंधन शिक्षा पर बहुत काम किया। अब एमबीबीएस सीटों को ही ले लीजिए। 2014 तक 67 सालों में कांग्रेस की सरकारों ने युवाओं को 51,348 सीटें ही दी। अगर कांग्रेस की सरकार 2023 तक रह भी जाती तो ये सीटें बहुत बढ़ती तो 59,000 हो जाती। लेकिन मोदी सरकार के दौरान मौजूदा समय में देश के युवाओं के लिए 1,07,948 एमबीबीएस की सीटें हैं। कांग्रेस सरकार को इतनी सीटों की व्यवस्था करने में 2014 से 73 साल और लग जाते। 2014 तक कांग्रेस के 67 साल के शासन में पीजी सीट सिर्फ 31,185 थी। 2023 तक कांग्रेस की सरकार होती तो 35,839 सीटें होती। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में 2023 में पीजी सीट 67,802 हैं। कांग्रेस की सरकार 2014 से 78 साल और काम करती तब जाकर मोदी सरकार के इस स्तर पर पहुंच पाती। आजादी के बाद कांग्रेस सरकार के 68 साल में 2014 तक 387 मेडिकल कॉलेज ही खोले जा सके। 2023 तक कांग्रेस सरकार रहती तो 445 मेडिकल कॉलेज हो जाते। लेकिन मोदी सरकार के दौरान 2023 में देश में 704 मेडिकल कॉलेज हैं। कांग्रेस सरकार को 704 मेडिकल कॉलेज खोलना होता तो उन्हें 2014 से 55 साल और लग जाते। अब आते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के निर्माण पर। आजादी के बाद 67 साल में 2014 तक कांग्रेस सरकार की उपलब्धि 7 एम्स बनाने की है। अगर ये 2023 तक राज कर भी लेते तो एक और एम्स बन जाता, यानी कुल मिलाकर 8 हो जाते। लेकिन मोदी सरकार की कार्यगति पर गौर कीजिए। देश के पास 2023 में 22 एम्स अस्पताल हैं। कांग्रेस की सरकार को 22 एम्स बनाने में 2014 से 144 साल का समय लग जाता। 1947 से 2014 तक कांग्रेस सरकारों ने देश में 16 आईआईटी का निर्माण किया। 2023 तक भी कांग्रेस की सरकार रहती तो 16 से 18 आईआईटी हो जाते। जबकि मोदी सरकार ने सिर्फ 9 वर्षों में 2023 तक आईआईटी की संख्या को 23 तक पहुंचा दिया, जो करने में कांग्रेस की सरकार को 2014 से 29 साल का समय लगता। आजादी के बाद के 67 सालों में कांग्रेस की सरकारों ने देश को 13 आईआईएम दिए। अगर कांग्रेस की सरकार 10 साल और टिक जाती तो 2023 तक 15 आईआईएम हो जाते। जबकि मोदी सरकार ने तेजी से काम करते हुए 9 वर्षों में आईआईएम्स की संख्या को 20 तक पहुंचा दिया। मोदी सरकार की तेजी को मैच करने में कांग्रेस सरकार को 2014 से 36 साल और लग जाते। 1947 से 2014 तक कांग्रेस की सरकारों ने देश के युवाओं के लिए सिर्फ 723 विश्वविद्यालय खोले। 2023 तक ये रहते तो गिनती 831 तक पहुंच जाती। लेकिन मोदी सरकार की स्पीड को मैच करना कांग्रेस की बस की बात नहीं, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं के पास 2023 तक 1113 विश्वविद्यालय हैं। इस नंबर तक पहुंचने में कांग्रेस की सरकार को 2014 से 36 साल का समय और लग जाता। कांग्रेस की सरकारों ने 67 सालों में जिस गति से विकास के लिए काम किया, देश का विकास भी उसी गति से हुआ, यानी बहुत ही धीमा। 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही संकल्प था, विकसित भारत। इसलिए पीएम मोदी ने अपनी सरकार की कार्यगति को हर क्षेत्र में हमेशा टॉप गियर पर ही रखा, जिसके साक्षी हैं 2023 के वो आंकड़े जो विकास की सुंदर तस्वीर बनाते हैं। आज रियल स्टोरी में इतना ही। कांग्रेस के 67 साल और पीएम मोदी के 10 साल के विकास कार्यों पर आपकी क्या राय है, हमें लिखकर जरूर बताएं। रियल स्टोरी के अगले एपिसोड में किसी और अहम मुद्दे पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और देश के विकास में अपना योगदान जरूर देते रहिए।